हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कीमत तथा संप्राप्ति की सारणी। बात करते हैं पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का। एक सेकेंड। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का 6 चैप्टर प्रतिस्पर्धात्मक बाजार। इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया, इसका मीनिंग पढ़ ली, परिभाषा पढ़ ली, वस्तु बाजार में सामान्य अधिकार पढ़ लिए, बाजार मांग और औसत संप्राप्ति वक्र क्या है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कुल सीमांत और औसत संप्राप्ति क्या होती है, सीमांत संप्राप्ति में मांग की कीमत लोच कैसे काम करती है, और एकाधिकार फर्म का अल्पकालीन संतुलन कैसे होता है। तो आइए देखते हैं। जो पहला जो हमने देखा कीमत तथा औसत संप्राप्ति, याद रखिए इस पे हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि कीमत, इसमें हम इनमें रिलेशन देखेंगे कि इनका संबंध कैसा होता है, कैसे कैसे ये वर्क करता है, कैसे कैसे इनका डायग्राम बनेगा। तो हम बात करते हैं, मैंने एक सारणी ली है जिसमें मैंने लिया क्वांटिटी, मैंने ले ली 13 तक की 0, और प्राइस मैंने ले ली कम करते हुए कि 10, 9.5, 9, 8.5, 8, 7.5, 7, ऐसे करते 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 मैंने कहाँ तक ले लिए, 3.5 तक ले लिए। फिर मैंने टोटल रेवेन्यू क्या है मैंने निकाला है, इसका फॉर्मूला होता है क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। 0 10 ज़ा 0, 9 मल्टीप्लाई 5 9.5 मल्टीप्लाई बाय 1 9.5, 9 2 ज़ा 18, ऐसे करते 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 मैंने क्या कर लिया, इसकी पूरी टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट कर लिए। अब बात करते हैं एवरेज रेवेन्यू की। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, एवरेज रेवेन्यू जो होती है वो पी के बराबर होती है, प्राइस बराबर एवरेज रेवेन्यू होता है। तो या तो हम प्राइस को एवरेज रेवेन्यू लिख ले, या वही है जो हमने टोटल रेवेन्यू में वो क्वांटिटी का डिवाइड देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, एवरेज रेवेन्यू मिल जाएगी। फिर बात करते हैं मार्जिनल रेवेन्यू यानी कि सीमांत आगम। जो मार्जिनल रेवेन्यू होती है, मार्जिनल का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TR अपॉन में डेल्टा Q, मतलब टोटल रेवेन्यू में परिवर्तन चेंज डिवाइडेड बाय क्वांटिटी में चेंज। तो हमने इसको कैसे निकाला है, मार्जिनल रेवेन्यू बराबर टोटल रेवेन्यू में फर्स्ट में तो कोई चेंज नहीं है, सेकंड में है क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ है 1 का, और इसमें कितना हुआ है 10 से वो 0 से 9.5 हो गई तो 9.5 हो गई। ऐसे ही 1 से 2 में 1 का चेंज हुआ है, और टोटल रेवेन्यू 9.5 से 18.5 से 25.5 हो गई है। ऐसे 25.5 से 32 हो गई है। तो ऐसे इसमें कितनी हो गई, 9.5, 8.5, 7.5, ऐसे ऐसे करते करते हमने कहाँ तक देख लिया, पूरा देख लिया। अब बात करते हैं कि हमें ये सारणी क्या बता रही है। अगर बता रही है उपरोक्त सारणी में हमें ये बताया गया है, क्यू यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी यानी कि निर्गत इकाइयाँ है, पी यहाँ पे क्या है, प्राइस यानी वस्तु की कीमत है, पी बराबर AR भी हो सकता है, TR क्या है, टोटल रेवेन्यू यानी कि कुल आगम, AR बराबर एवरेज रेवेन्यू यानी औसत आगम, MR बराबर मार्जिनल रेवेन्यू यानी कि सीमांत आगम। इसके फॉर्मूला हमने दे रखा है। फिर बात करते हैं इसका डायग्राम। इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। फिर हम बताते हैं कि सारणी और चित्र क्या कह रहा है। उपरोक्त सारणी व चित्र से यह स्पष्ट है कि हम देखते हैं कि कुल लागत बढ़ता है तो उसके बाद क्या होता है, TR क्या होता है, कुल लागत बढ़ेगा, फिर क्या होगा, एक इकाई पे आके अधिकतम हो जाएगा, फिर क्या होगा, वो गिरना प्रारंभ कर देगा। और जबकि AR क्या है, गिरता है, लेकिन AR और MR क्या होंगे, गिरते हैं, और MR जो है शून्य होकर फिर वो ऋणात्मक का रूप ले लेगा, लेकिन AR कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। जैसे आप देख लीजिए MR जो है, एक सेकेंड, जो MR है वो 0 से होते हैं, वो कहाँ तक जा रहा है, ऋणात्मक पर ले रहा है, और जो ये AR है वो क्या होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो उपरोक्त चित्र सारणी से हम क्या देख सकते हैं, जब TR बढ़ेगा, TR शुरुआत में तो क्या होगा, तेजी से बढ़ेगा, फिर एकदम में अधिकतम आके फिर वो क्या हो जाएगा, गिरना प्रारंभ कर देगा। तो AR और MR क्या होंगे, दोनों गिरेंगे, लेकिन AR कभी नेगेटिव नहीं होगा, और MR क्या होगा, वो एक बिंदु पे आकर नेगेटिव हो जाएगा। फिर बात करते हैं इनमें रिलेशन, TR, AR और MR के बीच में संबंध यानी कि रिलेशन बिटवीन TR, AR एंड MR। TR क्या है, टोटल रेवेन्यू यानी कुल आगम, AR क्या है, एवरेज रेवेन्यू यानी औसत आगम, MR क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू एवं सीमांत आगम। जब कुल लागत बढ़ता है तो औसत आगम और सीमांत आगम क्या होगी, दोनों गिरेंगे। एक बिंदु पर TR अधिकतम बिंदु पर आकर गिरना प्रारंभ करता है, तो उस बिंदु पर MR क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। जब TR गिरना प्रारंभ कर देगा तो MR क्या होगी, ऋणात्मक हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, इनमें TR, AR और MR में क्या हो गया, रिलेशन संबंध हो गया। अब बात करते हैं सीमांत संप्राप्ति और मांग की कीमत लोच। मैंने एक मांग की लोच का एक चैप्टर पढ़ाया है, चैप्टर नंबर 4 है या 3 होगा, आप एक बार देख ली, पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। तो
एमआर का मूल्य का संबंध मांग की कीमत लोच के साथ भी होता है। जो एमआर के प्राइस का रिलेशन होता है वो किसके साथ होता है? मांग की कीमत लोच के साथ होता है। जब एमआर का मूल्य धनात्मक होगा तो एमआर की कीमत लोच क्या होगी? इकाई से अधिक होगी। और यदि एमआर का मूल्य ऋणात्मक या नेगेटिव होगा तो मांग की कीमत लोच क्या होगी? इकाई से कम होगी। ठीक है, संबंध कैसा होगा? अगर ऋणात्मक होगा तो इकाई से कम होगी और अगर धनात्मक होगा तो इकाई से अधिक होगी। इसे सारणी के द्वारा भी स्पष्ट किया जाता है। ये मैंने अपने मन से एक सारणी ली जिसमें मैंने क्वांटिटी 8 ले ली, प्राइस मैंने अपने मन से ले लिया, टीआर मैंने निकाला है पी इंटू क्यू करके। उसके बाद मैंने जो एमआर है, एमआर लिया है, एमआर भी मैंने कैलकुलेट किया है डेल्टा टीआर अपन में डेल्टा क्यू में, उससे निकाला है। फिर उसमें हमने देखा है इलास्टिसिटी क्या होती है, घटती जाएगी घटती जाएगी। ये हम अपने मन से ले सकते हैं। तो लेकिन मन से भी आपको ऐसे लेना है कि गिनना प्रारंभ करें। ऐसा नहीं है कि आप किसी में भी उसमें ऐसे ले लो। और इसमें एक तो ज़रूर आना चाहिए। इकाई, इकाई क्या होती है? एक। एक से एक आएगा तभी वो बताएगा कि एक से कम है या एक से ज़्यादा है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि इस सारणी में जो एमआर है, मेरी सारणी में देखो एमआर 0 नहीं है, एक के बाद सीधे -1 आ गया है ना। तो क्यों नहीं है? क्योंकि हम देखते हैं कि जो 5 से छठी इकाई पर जा रही है, 5 से छठी इकाई पर है, उसमें क्या है? सीधे एक से क्या हो गया? एक से -1 है। जो प्राइस है वो क्या हो रही है? गिरना प्रारंभ, प्राइस तो क्या है? गिर ही रही है। जो टीआर है वो क्या है? 0 इसलिए नहीं आया क्योंकि वो 24 से 25 हो गई, फिर 25 से 24 हो गई है वो। अगर 25 से 25 रहती तो वो 0 हो जाती। 25 से क्या हो गई? 24 हो गई, इसलिए हमने -1 में लिया है। ओके, तो अब बात करते हैं एकाधिकार फर्म का अल्पकालीन संतुलन कैसा होता है। इससे क्या मतलब होता है? इससे मतलब ये होता है कि हम एकाधिकारी फर्म को अधिकतम लाभ कमाने के रूप में देखते हैं। जो एकाधिकारी फर्म होगा उसका उद्देश्य क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। मतलब वो ये सोचेगा कि मैं ऐसी वस्तु को बेचूं जो सिर्फ मेरे पास ही अवेलेबल हो। तो इस फर्म में उत्पादित वस्तु की मात्रा भंडार को क्या नहीं करता? कायम, मतलब इसका स्टॉक नहीं मिलेगा। वो अगर एक ही दुकान पर अवेलेबल होगी तो वो उसी के पास मिलेगा, इसका स्टॉक नहीं रखता। तो इसलिए एकाधिकारी फर्म का अल्पकालीन संतुलन कैसा होता है? धनात्मक होगा। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है? आज हमने इनकी सारणी के बारे में पढ़ा था, इनमें रिलेशन के बारे में पढ़ा था, उसके बाद इनका डायग्राम पढ़ा है कि डायग्राम क्या क्या होता है, और ये इनके बीच में हमने फिर पढ़ा था कि सीमांत और मांग की लोच कैसे कैसे काम में करती है, इलास्टिसिटी हम कैसे निकालते हैं। फिर हमने पढ़ा था, एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि इस सारणी में एमआर 0 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो टीआर है वो क्या हो रही है? सीधे 25 पे 25 नहीं हो रही, वो गिरना प्रारंभ कर रही है ना, इसलिए। तो कल एक लास्ट टॉपिक बचेगा इस बुक का, और इस चैप्टर का भी जो लास्ट टॉपिक है वो रहेगा। एक लास्ट टॉपिक जो है वो हमारा ये रहेगा, अन्य प्रतिस्पर्धारित बाजार, जिसके बारे में हम क्या करेंगे? कल पढ़ेंगे। तो गाइज प्लीज़, ये बुक पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तो प्लीज़ आप स्टार्टिंग से इस बुक की वीडियोस आप देख सकते हैं। सारे चैप्टर इसमें मैंने करवाए हैं। और अगर किसी की कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।